अच्छा, आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, खुसूसियात हो सकती हैं, या इसको हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की फीचर्स। अच्छा, अब ये जो फीचर हम पढ़ रहे हैं ये वो फीचर हैं जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सबसे पहला हमने प्रूव किया, एक इक्वेशन पढ़ी थी, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, पढ़ी है हमने। इसके अलावा हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी? यहाँ भी नेगेटिव साइन था और यहाँ भी नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हम पहला पॉइंट बना सकते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। या दूसरा पॉइंट ये बन सकता है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट यही इसी में से क्या बनेगा? नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन से ये पॉइंट बन सकता है कि हमेशा बॉडी की जो पोजीशन होगी वो टुवर्ड मीन होगी। यानी अगर हम उसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाएंगे तो हमेशा ये चाहेगा कि मैं कहाँ जाऊं? मीन की तरफ। अगर यहाँ से इस तरफ लेकर जाएं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से चाहेगा कि मैं कहाँ जाऊं? मीन की तरफ। तो पता लगा कि ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहे हैं कि कहाँ बॉडी जाना चाहती है? टुवर्ड मीन पोजीशन। ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टुवर्ड मीन पोजीशन। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ चुके हैं? कल मैंने टेबल बताई थी आपको, उसमें और कौन सा पैरामीटर था? सपोज मैं इसी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कहूं तो उसमें मेन पर क्या थी और एक्सट्रीम पर क्या थी? चूंकि मेन पोजीशन पर क्या था जी? एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन। चूंकि मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो अब डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्टली है तो मेन पर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम, तो बताएं कि वहां एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। तो पता लगा कि एट मेन पोजीशन displacement is zero as well as acceleration is zero। और उसके बाद इसी के साथ एक्सट्रीम की अगर बात करें, at extreme position क्या लिखेंगे? at extreme position डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये जी हमारे पास अगला पॉइंट मिल गया। उसके बाद अब एक और पैरामीटर कौन सा बताया था मैंने? वेलोसिटी या स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बताएं। जब हम जो एक झूले पर बैठे हों और मेन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हों, वहाँ एक्सट्रीम वाले पॉइंट पे जाके आप रुकते हैं या तेज होती रफ्तार आपकी? रुक जाते हैं, मतलब वहाँ स्पीड मिनिमम या जीरो, और जब वहाँ से हम मेन पर आते हैं तो गुजरने लगते हैं तब मैक्सिमम। तो अगला पॉइंट आ सकता है कि एट मेन पोजीशन, at main position velocity is maximum, so kinetic energy is maximum। कल बताया था। Similarly at extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या था? वेलोसिटी जीरो या मिनिमम। सिमिलरली वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, मैक्सिमम होगी, बल्कि जीरो या मिनिमम होगी। ठीक है जी, ये है चंद
फीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के, यानी वही वाले सेम रिपीटेड ये फीचर हैं, वही सेम रिपीटेड बातें हैं जो आप लोगों ने कल टेबल की शक्ल में पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद अब हैं टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ अब हम टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है वाइब्रेशन। टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहली टर्म वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या मुराद लेते हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, बासित। बासित क्या? टू एंड फ्रो मोशन। और कोई? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को डिफाइन करें, कैसे करेंगे जी? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप टेकन बाय अ बॉडी। क्या मतलब है इसका? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसका मीनिंग समझाएं, कोई समझा सकता है मुझे? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जी। जब एक पेंडुलम अपना एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम और दोबारा मीन पे आएंगे तो अपना एक वाइब्रेशन नहीं, पहले आप कह रहे हैं एक्सट्रीम से मीन, इसका मतलब दोबारा एक्सट्रीम पर जाना है उसको। ये देखें, इसको मैं ब्लू से शेड से शो कर रहा हूँ। सपोज इनिशियली तौर पर वो मीन पर एक पेंडुलम मौजूद है। अच्छा, अब मीन से पेंडुलम को हम मूव करवाते हैं एक्सट्रीम की तरफ, और फिर यहाँ से जब वापस आए यहाँ तक तो हम क्या कहेंगे? हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। क्या हुई है? हाफ वाइब्रेशन। मजीद इससे जब हम आगे इस तरफ जाएंगे और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएंगे तो हम क्या कहेंगे? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हुआ है। यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। इसी तरह अब अगर दोबारा जाएं इधर, वापस आए, फिर इधर जाएं, फिर इधर आ जाएं, फिर कितने हो जाएंगे? दो वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर दोबारा इधर गए, वापस आए, फिर इधर गए, आ गए, फिर कितनी हो गई? तीन वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएंगी। यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होने पर हम कहेंगे एक वाइब्रेशन है। समझ आ गई? और अगर वो आधा कवर कर ले तो उस दौरान हम क्या कहेंगे? हाफ है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली टर्म है टाइम पीरियड। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डिस्कशन कर रहे हैं जी। हाँ जी, कोई बच्चा बताए टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ जी, अच्छा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कह रहे हैं? देखें, टाइम पीरियड से क्या मुराद है? एक पेंडुलम को अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेंडुलम है और आपके पास एक स्टॉप वॉच है। जो ही आपने पेंडुलम को यहाँ से ऊपर लेकर गए, छोड़ा आपने, तो आपने क्या कर लेना है? स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। पेंडुलम एक्सट्रीम पर गया, वहां से मीन की तरफ आया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया। एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट हुई आपने फौरन स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। और जो टाइम आपको स्टॉप वॉच पे मिलेगा वो क्या होगा? उसका टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के तीन फार्मूला ही होते हैं। पहला फार्मूला है T इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी। दूसरा फार्मूला आप पढ़ चुके हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम में, T इज इक्वल टू 2π m/k√। और पढ़ चुके हैं T इज इक्वल टू 2π L/g√। इन तीनों फार्मूला में आप क्या कह सकते हैं? ये फार्मूला है जनरल विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला है मैथ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का। ये फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तीन अलग अलग फार्मूला ही है। और इसमें डिपेंडेंसी चेक करें।
टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पर। जनरल फार्मूला मैस स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड मैस पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर, और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। यानी हर फार्मूलाई में जो डिपेंडेंसी है वो हमारे पास अलग अलग है, यानी हर एक चीज एक अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। अब यहां से हम ये कह सकते हैं टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? बल्कि सॉरी, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल ये क्या कहेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ से एक एमसीक्यू आती है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जी जैन बताएं जी, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हाँ जी प्रोडक्ट लेना इसका, इसको उधर शिफ्ट कर दें, टी एफ इज इक्वल टू, आगे क्या बच गया है 1, और इस 1 को हम कहते होते हैं यूनिटी। क्या कहते हैं इसको? यूनिटी। तो हम कहेंगे कि अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा 1 के बराबर, या 1 को हम क्या कहते हैं? यूनिटी कहते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? याद रखिए जब भी फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी का वर्ड इस्तेमाल होगा तो आपने फौरन माइंड में एक बात लेकर आनी है कि 1 सेकंड की बात हो रही होगी। किसकी? 1 सेकंड की बात हो रही होगी, ये आपने माइंड में लेकर आना है। अब फिलहाल यहाँ 1 सेकंड से क्या मुराद होगा? यहाँ 1 सेकंड से मुराद नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। डेफिनेशन पहले इसकी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स भी कह सकते हैं इसको, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि पेंडुलम फर्ज करें यहाँ से इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, तो अब इस दौरान क्या 1 सेकंड लगेगा? नहीं, 1 से ज्यादा लगेगा। इसका मतलब हमें ऐसी वाइब्रेशन देखनी है जिसमें 1 सेकंड के अंदर 1 या 1 से ज्यादा वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए। वो कब पॉसिबल है? वो एटॉमिक लेवल पे पॉसिबल है। यानी जैसे आप अगर एटॉमिक क्लॉक की बात करें, एटॉमिक क्लॉक में जो एटम यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सीजियम एटम, और सीजियम एटम की उसी में वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। यानी सीजियम एटम अपनी मेन पोजीशन से इधर जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर इस मीन से इधर एक्सट्रीम की तरफ, फिर इस एक्सट्रीम से मीन की तरफ। अब ये वाइब्रेशन इतनी फास्ट होती है कि आपकी घड़ी का 1 सेकंड में इस तरह की कई वाइब्रेशन ये सीजियम एटम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से क्या बात समझ आई कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाली डेफिनेशन है इसको बेहतर तरह समझने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? एटॉमिक लेवल पे जाके, यानी 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी हम कहेंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर यहाँ इसने अब कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट की हुई है? 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये दोबारा इधर गया, वापस आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होगी? 2। तो हम कहेंगे अगर 1 सेकंड में इस एटम ने 2 वाइब्रेशन कंप्लीट किए हैं तो इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3। तो यहां से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अब जारी बात है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कोई टाइम लगेगा ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं टाइम। तो अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू N अपॉन T।
ये फार्मूला हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक डॉक्टर वाला न्यूमेरिकल होगा कि एक डॉक्टर है वो एक पेशेंट की पल्सेस को काउंट करता है, उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स दिए होंगे, टाइम भी दिया होगा, कहेगा फ्रीक्वेंसी निकाल के दे। तो ये फार्मूला वहां पे हम यूज करेंगे। तो अब एक फार्मूला तो फ्रीक्वेंसी का बन गया F इज इक्वल टू N/T। दूसरा फार्मूला यहां से आप निकाल सकते हैं, वो क्या बन सकता है? F ऊपर शिफ्ट करें, T नीचे लेकर आ जाएं। तो सेकंड फार्मूला बना F इज इक्वल टू 1/T। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जैसे यहां था टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहां क्या कह सकता हूं? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा, अब रेसिप्रोकल से क्या मुराद है? रेसिप्रोकल से मुराद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस रिलेशन की बात करूं, अब ये गौर करने यहां से कुछ पॉसिबल एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इस फार्मूले को अगर नोट करूं, कल पढ़ा था हमने कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड मैस अंडर रूट के डायरेक्टली होता है, ऐसे ही है ना। और आज हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्सली है। तो क्या कहेंगे हम? अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम का मैस बढ़ा दें तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर उसका मैस बढ़ा दें टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो गई। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम होने का मतलब वो क्यों टाइम कम? टाइम तो ज्यादा है। टाइम ज्यादा लगने का मतलब कोई भी चीज आहिस्ता मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है। मतलब कि अगर टाइम पीरियड होगा ज्यादा तो उसकी जो ऑसिलेशन है वो आराम आराम से होगी, स्लो स्लो होगी। अगर उसका टाइम होगा कम तो इसकी ऑसिलेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह की भी एमसीक्यू आती है कि अगर हम एक पेंडुलम का मैस इंक्रीज कर दें तो बताएं उसकी ऑसिलेशन या उसकी वाइब्रेशन फास्ट होगी या स्लो होगी। तो आप ये देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है ना। टाइम पीरियड किसी चीज का बढ़ने का मतलब वो ऐसा चीज चल रही है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो स्लो है। अगर मैस को कम कर दिया जाए तब क्या होगा? टाइम पीरियड क्या हो जाए? कम। और टाइम पीरियड कम होने का मतलब वो तेजी से वाइब्रेट करेगी, यानी फास्ट वाइब्रेशन होगी उसकी। ठीक हो गया? तो ये इस तरह की पॉसिबल एमसीक्यूज भी होगी। तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी से भी हमने यहाँ से रिलेशन देख लिया। सिमिलरली चलें एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और एमसीक्यूज की। मैं अब चलें इसकी बात कर लेता हूँ। टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या है थी? इनवर्सली। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना बढ़ाएंगे टाइम पीरियड उतना कम। जैसे सन है, सन की बात करें वहां जी की वैल्यू कितनी होती है? 260 प्लस के लगभग होती है, 68 या इस तरह की वैल्यू है। अच्छा, अब चूंकि सन की जी की वैल्यू हमारे सोलर सिस्टम में बाकी तमाम प्लैनेट से ज्यादा है, तो जी की वैल्यू ज्यादा, टाइम पीरियड कम। टाइम पीरियड इनवर्सली है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब मुझे ये बताएं, अगर हम एक पेंडुलम सन पे ले गए हैं, वहां सन पर क्या ऑब्जर्वेशन होगी? कि टाइम पीरियड क्या हो चुका है? कम हो चुका है, यानी वहां पेंडुलम तेज मूव करना स्टार्ट कर देगा। वही पेंडुलम जो जमीन पर या चांद पर आराम आराम से, इसमें वाइब्रेशन उसकी आराम आराम से है, सूरज पर जाकर वो तेज से वाइब्रेट करेगा। ये एक अलग बात है कि वहां वो नहीं जा सकता, वो वहां जाने से पहले ही आयनिक फॉर्म बनके, प्लाज्मा बनके सूरज से सोलर फ्लेयर की शक्ल में हमारी ज़मीन पे आ जाएगा। फिर उससे अगला प्रोसेस यही होता है कि सोलर फ्लेयर हमारी अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है उनमें एंटर होती हैं, वो प्लाज्मा फिर वहाँ से हमें एक एरोरा पैटर्न मिलता है। ये एक अलग डिस्कशन है। बहरहाल फिलहाल ये बात याद रखें यहाँ पे कि इन केस अगर हम सूरज पे लेके जा सकते तब क्या होता?
वहाँ उसकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। ठीक हो गया, फास्ट हो जाती है, यानी टाइम पीरियड कम होने का मतलब फास्ट हो गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इससे आगे लास्ट हमारे पास टर्म है, और वो लास्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम। एम्पलीट्यूड, अभी यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, है क्वेश्चन कोई? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन, आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन। अब इस डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि इस डेफिनेशन के मीनिंग क्या है, ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है, इस डेफिनेशन को अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने एक पेंडुलम लिया और उस पेंडुलम के थ्रू आप मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। अब ये पॉइंट गौर करने वाला है, जब आप मेन टू एक्सट्रीम पहुंचे, यहाँ तक आपने क्या डिस्प्लेसमेंट किया या क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मज़ीद ऊपर गए तब भी आपने डिस्प्लेसमेंट कवर कराया, मज़ीद ऊपर गए तो इस पेंडुलम ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, थोड़ा ऊपर गए डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब ये पेंडुलम अपनी आखिरी जो हद है, उस हद का नाम क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगा तब हम कहेंगे उसने एम्पलीट्यूड कवर कर लिया है। यानी उस फाइनल पोजीशन से पहले पहले तक जितना मर्जी वो डिस्टेंस कवर कर ले या जितने मर्जी फासले तक चला जाए, हम क्या कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यानी एम्पलीट्यूड से पहले हर एक पॉइंट इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, वो आखिरी जगह जहां जाके वो पहुंचा है उसके लिए क्या है? एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम वाला। फिर उसके बाद चाहे आप इस तरफ जाने लगे, यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसने क्या कवर कर लिया है? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा आगे पहुंचे डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा आगे पहुंचे डिस्प्लेसमेंट। जब तक आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप ये कहेंगे कि ये पेंडुलम क्या कवर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। जो ही एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेंगे तब आप कहेंगे कि इसने अब क्या कवर कर लिया है? एम्पलीट्यूड। यही चीज़ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो चाहे इस तरफ है ऑन आइदर साइड, यानी इस मेन पोजीशन के किसी भी साइड पर, चाहे इधर, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम के अलावा जितने भी वो कवर कर लेगा वो सारे क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट होंगे। ठीक हो गया। अब गौर करना है यहाँ पे कि ये जो एम्पलीट्यूड है इसको मैं चाहूँ तो ए से रिप्रेजेंट कर दूं, या अगर मैं मेरी अपनी चाहे से इसको मैं एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी डिस्प्लेसमेंट को एक्स से और एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से, या फिर अमूमन हम इसको ए से भी शो करते हैं, आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताएं कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड कवर होते हैं? जी कौन बताएगा? 2 एम्पलीट्यूड। जी सही कहा इसने। 4 एम्पलीट्यूड। जी सही कहा इसने। कैसे? हाँ, फिर एक्सट्रीम पर जाएगी 3 और फिर वापस आएगी 4 एम्पलीट्यूड कवर होंगे। यानी यहाँ से अगर हम इस तरफ गए, पहला एम्पलीट्यूड कवर हो गया। टोटल एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, टोटल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू पहला एम्पलीट्यूड, फिर वापिस आया दूसरा एम्पलीट्यूड, फिर इस तरफ गया, फिर वापिस मीन पे आके जब ठहरेगा तो चौथा एम्पलीट्यूड। तो ऐड करें क्या मिलेगा? 4a, या फिर इसको 4x नॉट भी लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट टोटल 4 एम्पलीट्यूड विल कवर इन 1 वाइब्रेशन। अच्छा, 4 वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड कवर होंगे?
16। यानी अब यहाँ से फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना सकता हूँ कि टोटल एम्पलीट्यूड मालूम करने का फार्मूला क्या होगा, टोटल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी, जिसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4a मल्टीप्लाई बाय n, ये फार्मूला याद रखना है। अगर मैं कहूं कि 2 वाइब्रेशन तो क्या होगा, 4 टू द 8, 8 एम्पलीट्यूड कवर होंगे। अगर मैं कहूं कि 20 नंबर ऑफ वाइब्रेशन है तो 20 मल्टीप्लाई 4, आंसर क्या आएगा 80, तो 80 एम्पलीट्यूड कवर होंगे। तो ये आपने जनरल फार्मूला माइंड में रखना है टोटल एम्पलीट्यूड मालूम करने का। उसके बाद लास्ट यहां से MCQ देख रहे हैं। लास्ट MCQ कुछ इस तरह से आती है, आप ये बताएं कि एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस कितना होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल कवर इन वन वाइब्रेशन। हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल कवर इन वन वाइब्रेशन। जी कोई बता सकता है एक वाइब्रेशन में कितने डिस्टेंस, जी कितने डिस्टेंस और कितने डिस्प्लेसमेंट कवर होंगे। अच्छा और जी डिस्टेंस 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। कैसे, इसको कोई एक्सप्लेन करें। हाँ जी मारिज। एक वाइब्रेशन में 4 एम्पलीट्यूड जी, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, ये कंसेप्ट इसमें अब ऐड करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है फिर 4 एम्पलीट्यूड, वो तो ठीक है, लेकिन उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लेके जाएं। देखें, अच्छा ये देखें अब, अगर गौर करें अब इधर 4a और 0 है, ठीक है, 4a 0। डिस्टेंस से क्या मुराद है, डिस्टेंस से मुराद किसी बॉडी ने टोटल जितनी वाइब्रेशन की है वो डिस्टेंस है। और आपको पता है 9th में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो कभी कैंसिल नहीं होता। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो अब अगर मैं इस तरफ जाऊं ये भी डिस्टेंस है, वापस आऊं ये भी डिस्टेंस है, यहाँ जाऊं ये भी डिस्टेंस है, यहाँ जाऊं ये भी डिस्टेंस, ये है टोटल डिस्टेंस। तो अब पहला जो डिस्टेंस कवर किया वो a है, दूसरा डिस्टेंस वापस आया कवर किया a है, फिर इधर गया तीसरा तो ये a है, फिर इधर आया तो अभी ये किसके बराबर है a। यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से एम्पलीट्यूड किसके बराबर, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 4 एम्पलीट्यूड के बराबर। जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। इसका मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कैंसिल हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से पेंडुलम इस तरफ गया तो इस तरफ जाते हुए फर्ज कर लेते हैं इसने पॉजिटिव a एम्पलीट्यूड किया, वापस आए तो फिर क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव a। सिमिलरली इस तरफ अगर गया फर्ज कर लिया पॉजिटिव है, वापस आया नेगेटिव है, तो ये सारे कैंसिल होंगे, जवाब क्या मिलेगा 0। समझ आई। तो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपसे कोई पूछे कि नेट डिस्टेंस कितना है तो आप क्या कहेंगे 4a। अगर कोई आपसे पूछे ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप क्या कहेंगे 0। ठीक हो गया। ये इस तरह की पॉसिबल MCQs आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट, इसमें एग्जाम्पल नंबर 10.1 और ये एग्जाम्पल इस दफ़ा दोनों टाइम बोर्ड में पूछी गई थी, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी ये एग्जाम्पल पूछी गई थी। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये क्या है कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1 मीटर। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दें जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। अब न्यूमेरिकल लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा।
गिवन डाटा और उसके बाद टू फाइंड। आपको पहले बता चुका हूं कि बोर्ड में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है कि गिवन डाटा और टू फाइंड का 1 नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीजें मालूम करनी है, 2। कौन कौन सी, टाइम पीरियड भी मालूम करने और फ्रीक्वेंसी भी। टोटल नंबर है 5। तो अब इसमें से 1 नंबर हो गया गिवन डाटा और टू फाइंड का। उसके बाद 1 नंबर होगा टाइम पीरियड का फार्मूला लिखने का। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, T = 2πL/g²। जबकि 1 नंबर होगा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखने पर, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा F = 1/T। टोटल नंबर बन गए 3। बाकी कितने नंबर रहेगा, 2। तो वो 2 नंबर में से 1 नंबर होगा इसके सॉल्यूशन का और 1 नंबर होगा इसके सॉल्यूशन का। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 × 3.14 अब L कितना है, 1 मीटर। और आपको पता है कि नॉर्मली G की वैल्यू जमीन पर कितनी होती है, 10 मीटर/सेकंड², या इसको हम 9.8 भी लिखते हैं मीटर/सेकंड²। तो अब यहाँ पर फर्ज कर ले मैं 10 लिख लेता हूँ, यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.99 सेकंड, या अप्रॉक्सीमेटली इसका जवाब 2 सेकंड के लगभग भी आता है। तो अब अगर MCQs भी ये पूछी जाती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो MCQs में अक्सर जो ऑप्शन दिया हुआ होता है वो या तो 1.99 होते हैं, या फिर 1.98 गिवन होता है, या फिर 2 सेकंड गिवन होता है। समझ आ गई। तो इन तीनों में से कोई भी गिवन होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। अब ये 1 नंबर इसका मिल गया, बाकी रह गया फाइनली 1 नंबर। वो 1 नंबर इसके सॉल्यूशन से मिलेगा, 1/T की जगह आ जाएगा 2 या 1.99 लिख दें, जवाब आ जाएगा 0.5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। कैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला तो मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, या एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो अब ऊपर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उसका कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो नीचे टाइम मौजूद है, तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, पर सेकंड। क्या मिलेगा, पर सेकंड। तो या वाइब्रेशन पर सेकंड भी कह सकते हैं। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था, एक साइंसदान था हेनरिच हर्ट्ज, क्या नाम था उसका, हेनरिच हर्ट्ज, ये इसका नेम था, हेनरिच हर्ट्ज। तो इसके नाम के मुनासबत से फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रखा गया, हर्ट्ज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Hz से। उसके बाद एंड पर आप लिख सकते हैं रिजल्ट इसका क्या होगा, हेंस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।